नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने पॉलिटी जिम क्लास को लेकर। आज कुछ आवश्यक कार्य से मैं आपकी क्लास रेगुलर लेने में असमर्थ हूँ। वैसे तो हम लोग लाइव मिलते ही हैं, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है आपके समय पर, तो इस वजह से मैं पहले ही आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। आप इसे कल की तरह ही इसे मन लगाकर अच्छे से देखिएगा और मैं ये वादा करता हूँ कि आज की क्लास में भी आपको कल की तरह ही बहुत अच्छा और बहुत आनंद आएगा और चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी जैसा कि हमेशा रहती है, और वो जो भी मैटर होगा वो आपके हर एग्ज़ाम को जोड़कर, प्लस अगर आपका इरादा है कि हम टियर 3 में जाके एसएससी के जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जहाँ पे चीज़ों को आप लिखते हो, तो उसके लिए भी आज के हम जो क्वेश्चन लेकर आए उससे आपको मदद मिलने वाली है। तो एक बार फिर से मैं हिमांशु यादव आप सबका पॉलिटी जिम क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करें पहला क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास पर। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन हमारा क्या है भाई। मोटिवेशन पर आते हैं, क्या है? काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए और हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अच्छी बात कही है। काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, है ना। मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो, समाज में, घर परिवार में, आसपास हर जगह पे लोग आपको इज्जत दे, यही ज़िंदगी है। देखो आपने सुना होगा, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, अभी क्लास तो शुरू कर रहे हैं, कहानी सुना देता हूँ। कहते हैं कि जब 1932 में गांधी जी गए थे इंग्लैंड में, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा ने बोला कि लाओ अब गांधी आया ही है तो गांधी जी से मिल लेते हैं। तो राजाओं से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको इस कलर के कपड़े पहनने हैं और इस तरह से आपको ये बातें बोलनी हैं। जब राजा साहब चुटकी बजाएंगे तो आपको खड़े हो जाना है, जब राजा साहब चुटकी बजाएंगे तो आपको बैठ जाना है। ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो सिखाए जाते हैं, जो उनसे मिलने जाते हैं उनको पहले सिखाए जाते हैं। अब चर्चिल ने पहले ही कह रखा था कि भारत में एक आदमी है जो आधा नंगा है। आधा नंगा का मतलब कि उसके पास कपड़े हैं या जो भी है तो बहुत सीमित मात्रा में, केवल एक धोती पहन के अपना जीवन यापन कर रहा है। अब जब राजा के सामने मिलने जाने की बात आई तो गांधी जी को कहा गया कि आप मिलने चलोगे? उन्होंने कहा मिलने चलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, आए हैं तो मिल लेते हैं। तो उनको बताया गया कि भाई देखो ऐसे ऐसे कपड़े आपको पहन के चलने। गांधी जी ने मना कर दिया, बोले देखो जो सच्चाई है मैं उस सच्चाई से मुंह नहीं फेरूंगा, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वही पहनकर चलूंगा। अगर आपके राजा की इच्छा है तो कहो मैं चलूँ, और अगर आपका प्रोटोकॉल कह रहा है कि ऐसा आदमी नहीं मिल सकता तो भाई फिर मैं यही ठीक हूँ, यही से मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा। अंत में हारी माननी पड़ी और राजा को गांधी जी की बात को स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है भाई जैसा भी है लेके हम उसी से मिल लेते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो गांधी जी का जो सम्मान, उनकी बातें, उनकी लिखी गई पुस्तकें आज भी जीवित हैं। तो मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। और सफलता का ये कतई मतलब नहीं है कि आपने 2 रुपया 4 रुपया पैसे कमा लिए या ज़्यादा पैसे कमा लिए। सफलता का केवल और केवल एक ही मतलब होता है कि बगल वाले की निगाह में, हर इंसान की निगाह में जो आपको जानता हो रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, यही जीवन है। और इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना किस कोष से अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है हमारा, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना, मतलब हमें एक फंड की ज़रूरत है और हम उस फंड को निकालना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी पार्लियामेंट से इसके लिए अप्रूवल क्या है नहीं लिया है, ज़रूरत पड़ गई। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक जगह है, उसका नाम है केरल। अब केरल में किसी कारण से भीषण बाढ़ आ जाए। अब बाढ़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? राहत बचाव कार्य की। और बचाव कार्य के लिए आवश्यकता किस चीज़ की है? पैसे की, धन की। और भारत सरकार का सारा पैसा उसके बजट में सबको बता दिया जाता है कि 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया हम भाई वहाँ पे आपको दे रहे हैं। अब एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं। अब इस बाढ़ से बचने के लिए पैसे की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? भारत सरकार कहाँ से इस पैसे की पूर्ति करे? ऐसी पूर्ति के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम एक धन की ज़रूरत होती है, एक अकाउंट की ज़रूरत होती है, एक कोष की ज़रूरत होती है। और उसी कोष का नाम क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो खैर कोष का आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। दरअसल
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंड नाम की या निधि नाम का एक आर्टिकल है या एक पूरा का पूरा टॉपिक है, जहां पे आप देखोगे एक है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 266 एक या 2661, एक है आपका आर्टिकल नंबर 2662 और एक है आर्टिकल को हिंदी में कहते बेटा अनुच्छेद 267। ये 3 प्रकार के आर्टिकल हैं और 3 प्रकार के फंड की चर्चा यहाँ पे की गई है। 3 अनुच्छेद हैं और 3 प्रकार के फंड की चर्चा की गई है, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 266 में कहा गया है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब होता है संचित निधि। क्या होता है? संचित निधि। कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि इसे कहा जाता है आकस्मिक निधि। 267 में है आकस्मिक निधि और 266(2) में है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट फंड। इसे हिंदी में कहते हैं लोक निधि। आपके पास 3 चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। पहला आपका 266(2) में है पब्लिक अकाउंट लोक निधि, 267 में है आकस्मिक निधि और 266(1) में है संचित निधि। ये 3 प्रकार के अकाउंट हैं। आप तीनों अकाउंट के बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा भारत सरकार बजट बनाता है, तो बजट बनाने के लिए पैसा एक अकाउंट में आता है, उसी अकाउंट से दिया जाता है। तो ऐसा जो अकाउंट होता है जिससे भारत सरकार नियमित रूप से अपने खर्चे करती है, वहाँ पे सारा डेटा बताया जाता पहले से कि हम इतना रुपया वित्त मंत्रालय को, इतना रुपया रेल मंत्रालय को, इतना रुपया कॉमर्स मंत्रालय को, हर को देंगे, वो पहले से हमने डिसाइड कर रखा है। तो ऐसी डिटेल सारी की सारी जो है वो आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि में रखी जाती है। आप जो अपना इनकम टैक्स जमा करते हो वो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, संचित निधि में चला जाता है। और इससे 1 रुपया भी अगर निकालना है तो उसके लिए आपको संसद की स्वीकृति की जरूरत है। इवन यही वो अकाउंट है जिससे हमारे देश के प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, हमारे देश के राष्ट्रपति को वेतन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही मिलता है। ये क्वेश्चन याद रखना है। अब आगे बात करें आर्टिकल नंबर 266(2) की। 266(2) का मतलब क्या हुआ कि जहां पे आप सबके अकाउंट, जैसे आपका खाता है, आपने अपना पैसा कहीं म्यूचुअल फंड में, एसबीआई के अकाउंट में, आईडीबीएफसी के बैंक में जो पैसा रख रखा है वो भी भारत सरकार के पास है। भारत सरकार उस पैसे को यूज करता है और समय पड़ने पर जब जरूरत होती तो आप वो पैसा निकाल लेते हो। तो उसकी भी जिम्मेदारी भारत सरकार के पास होती है कि उसका गलत प्रयोग नहीं होने पाए। उसे आप क्या कहते हो? लोक लेखा निधि, जहाँ पे सभी लोगों के, कंपनियों के फंड होते हैं, वो एक होता है। और एक तीसरा होता है आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड 267 में। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है? दरअसल कहा जाता है कि ये जो है वो कार्यपालिका के अधीन होता है। और अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, कार्यपालिका का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का भारत में प्रथम अर्थ होता है राष्ट्रपति, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये बात आर्टिकल नंबर 53 में कही गई, यानी कि 53 में कही गई है। अब इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, अर्थात आकस्मिक, नाम से ही पता चलता है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर, हर समय हमारा संसद भवन नहीं खुला रहता है, जरूरत पड़ गई पैसे की तो इनके अकाउंट में हम पहले से रखते हैं 500 करोड़ रुपया, जिसे ये आपात स्थिति में यूज करके किसी भी जगह की समस्या को सॉल्व करने में खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 500 करोड़ खर्च कर दो अपने घर में। लड़की की शादी है, बोला ये जरूरी काम था, हमको नहीं पता था शादी, हम उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करोगे। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पैसा खर्च करोगे, उसकी एक एक जानकारी आपको जैसी अगली बैठक शुरू होगी तो वहाँ आपको देना पड़ेगा कि भैया केरल की बाढ़ में जो हमने पैसा खर्च किया था वो 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसमें इतने की हमने नाव भेजी थी, इतने की हमने राहत सामग्री भेजी थी। ये सब आपको एक एक डेटा बताना पड़ेगा। इसका मतलब आपको डेटा तो सारा देना पड़ेगा। जब आप बजट रखते हो तो बजट के साथ आपको रखना पड़ता है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण रखना पड़ता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण भी रखना पड़ता है कि भैया इतना रुपया यहाँ से गया, यहाँ से गया, सब बताना पड़ता है। और अगर वो पास नहीं हुआ 75 दिन के अंदर सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। 75 डेज का टारगेट होता है कि उतने दिन के अंदर बजट को पास कराना। नहीं पास हुआ तो आपकी सरकार गई
गई मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हालांकि भारत में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया था। देखो ये सारी चीज़ें आपको ना, क्वेश्चन एक था लेकिन हर लाइन में आपको मैंने कितना सारा डेटा दे दिया। हो सकता है आपको इतना सारा डेटा एक साथ जोड़ने में दिक्कत हो, तो आप जैसे ही क्लास को शुरू करो आप लिखते जाओ, किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखते जाओ। पॉलिटी के लिए देखो, पॉलिटी का मतलब हिमांशु यादव, हिमांशु यादव मतलब पॉलिटी, तो बिना किसी टेंशन के बस लिखते जाओ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दो, पीसीएस का एग्ज़ाम दो, आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, सब इधर से ही हो जाएंगे। बस एक काम कर लेना, मुख्यमंत्री के नाम याद कर लेना, वो मेरे को याद तो है लेकिन आपको कैसे याद होंगे, बाकी कुछ नहीं करना, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैं खुद से डाल दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कौन से फंड से पैसा यूज किया जा सकता है? अब आपके सामने आंसर है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार टिक कर देता हूं ताकि आपको क्या रहे, आसानी रहे कि वो सही आंसर क्या है। कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि, जिससे पूछना नहीं पड़ता है लेकिन बाद में जानकारी देनी पड़ेगी। इसकी इनकम, इसका है कितना, पैसा कितना, फंड कितना है? तो अभी इसका फंड है 500 करोड़। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सरकार के संसदीय स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, तो हम चर्चा कर लेते हैं भाई, आ जाइएगा। देखते हैं कौन कौन सी चर्चा है। कार्यपालिका के लिए निश्चित कार्यकाल। अब हम बात करें पहले इसका पहला पॉइंट, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीएम, मुख्यमंत्री, ये सब कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। विधायिका का हिस्सा क्या होता है? सांसद, विधानमंडल, विधानसभा, ये विधायिका के हिस्से होते हैं। कार्यपालिका को इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, और इसका मतलब क्या होता है? ऐसी संस्था जो कानून को लागू करे, हु अप्लाई द रूल्स, जो कानूनों को लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी बात, कार्यपालिका लोगों के प्रति जवाबदेह है। तो आपको याद रखना है, कल की क्लास में हमने बात की थी, आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि हमारे देश की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। किसके प्रति जवाबदेह होगी? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। और अगर लोकसभा चाहे तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको समाप्त कर सकती है, हटा सकती है। तो इन लोगों के प्रति जवाबदेह, ये बात तो गलत ही, सेंटेंस ही गलत लिखा है, तो आगे हम और चर्चा करेंगे। कार्यपालिका विधायिका से अलग है। अब अगर हम बात करें कार्यपालिका विधायिका से, देखो कार्यपालिका का मतलब क्या है? कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, और विधायिका का मतलब है कानून बनाना, कानून बनाना। ठीक, कानून लागू करने वाले कौन है? राष्ट्रपति। बनाने वाले कौन है? हमारे सांसद, हमारे विधायक। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो सेंटेंस तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सही है। अब आगे बात करें, सेंटेंस नंबर, संसद के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। संसद के लिए नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? लोकसभा के। संसद के प्रति पूरे के जवाबदेह नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट भी आपका गलत हो गया। अब हम बात करें कार्यपालिका के लिए निश्चित कार्यकाल। आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, राज्यपाल का 5 साल, सीएम का भी सामान्यतः 5 साल। अर्थात ये सेंटेंस भी आपका क्या है? सही है। अगर हम यही बात सेम टू सेम नीचे देखें तो यही लिखी होगी। अब इसमें से रियल में आंसर कौन सा सही है? क्योंकि 2 गलत है, 2 सही है, 2 सेंटेंस सही है, लेकिन किसके प्रति देखना है? संसदीय स्वरूप के हिसाब से। संसद मतलब पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है आपका जिसमें जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका में क्या होता है? अध्यक्षात्मक सिस्टम है। अध्यक्षात्मक मतलब वहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है? वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे देश में संसद ऊपर है और राष्ट्राध्यक्ष तो है ही, वो बात अलग है, लेकिन संसदीय स्वरूप अलग हो जाता है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है। भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है? भारत में व्यवस्था लागू है, उसका नाम है संसदीय। तो संसदीय वाले का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 सेंटेंस जो सही है उस संसद के हिसाब से
कार्यपालिका के लिए निश्चित कार्यकाल, ये सेंटेंस हो जाता है किसका, ये हो जाता है अध्यक्षात्मक में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल होता है, 4-4 साल करके इनका कार्यकाल चुनाव होता रहेगा, नया राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ का बनाया जाता रहेगा। अब कार्यपालिका विधायिका से क्या होती है, अलग होती है। आप इस सेंटेंस को कह सकते हो कि ये बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखेंगे कि कई एग्जाम्स में इस क्वेश्चन का अलग अलग दिया जाता है। तो अगर निगेटिव मार्किंग हो और आपको ऐसा क्वेश्चन कोई लगे तो उसका आंसर ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है और इसका ये वाला ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही होते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा कौन सा आंसर है वो आपको लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है, ज़्यादा जो पास में है, उसका आंसर हो जाता है सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद और संविधान किसके उपकरण हैं? पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, किसके घटक हैं? कानूनी न्याय, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये तीनों शब्द कहाँ पर दिए गए हैं? ये तीनों शब्द दिए गए हैं आपकी प्रियम्बल में। कहाँ दिए गए हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। संशोधन कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द, यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये शब्द यहाँ पे जोड़े गए। अब कह रहा है किसके उपकरण है? संसद और संविधान, ये आखिर किसके इंस्ट्रूमेंट हैं? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस, अगर आप देखो कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो हमारे संविधान में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39, ये दोनों बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। किसकी न्याय करते हैं? बात करते हैं आर्थिक न्याय की बात करते हैं। प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय है, हालांकि प्रस्तावना में राजनीतिक और सामाजिक न्याय भी है, लेकिन जब हम डीपीएसपी को यहाँ पे जोड़ के देखते हैं तब हम इस बात को क्लियर कर पाते हैं कि इन दोनों की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ी सी पावर क्या है, ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू आंसर, जब ये क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा, तो आयोग ने जो इसका आंसर माना, वो आयोग ने आंसर माना इकोनॉमिक जस्टिस। और हम इसका आधार मान के चलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमने बात की है इकोनॉमिक जस्टिस की, वहाँ पे आर्थिक न्याय की बात की गई, ज़्यादा दबाव के साथ, ज़्यादा जोर देकर बोला गया है, इसलिए इसका आंसर उन्होंने सी माना होगा। तो हम भी इसका आंसर सी मान लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? आपको मैंने कई बार बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सॉरी, आर्टिकल नंबर आपका 75 क्लॉज 3 में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कुछ खास नहीं था, इस पर हम लोगों ने लगातार बहुत सारी चर्चा कर ली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जब खुल ही गया तो एक चीज़ और बता देता हूँ। हमारी जो मंत्रिपरिषद है इसका साइज से क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा। तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है वो 91 नंबर के संशोधन द्वारा या अमेंडमेंट के द्वारा सही किया गया। क्या सुधारा गया? चेंज किया गया और कहा गया कि लोकसभा का 15% मैक्सिमम सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम? तो लोकसभा की टोटल संख्या का 15% ही अधिक से अधिक मंत्री हो सकते हैं केंद्र सरकार में, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी होगा, जिसमें आपका उप मंत्री भी होंगे, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री भी होंगे, जिसमें आपके स्टेट मिनिस्टर भी होंगे, इंडिपेंडेंस मिनिस्टर भी होंगे, सभी मंत्री टोटल मिला के लोकसभा की कुल संख्या का 15%, यानी कि फिलहाल आप ये कह सकते हो कि 543 लोकसभा की संख्या है, तो इसका 15% ही मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं केंद्र सरकार में। अगर हम राज्य की बात करें कि जो हमारे देश के जो स्टेट्स हैं, राज्यों में, तो यहाँ भी मैक्सिमम संख्या जो होती है उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा की संख्या का
15% हो सकती है, 15% हो सकती है। यहाँ मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कम से कम कितनी होंगी इसका कोई नियम नहीं है। जबकि अगर हम बात करें केंद्र के स्तर पर, तो केंद्र के स्तर पर यह नियम है कि ठीक है 12 मंत्री होने चाहिए, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? 1962 में शून्यकाल, जिसे आप कहते हो 0 आवर, की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 1962 में। पूरी दुनिया में शून्यकाल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। भारत में भी कभी कभी मनाया जाता था, रेगुलर बेसिस पर इसका कोई महत्व नहीं था। दरअसल जब हमारा संसद भवन काम करना शुरू करता था, संसद के सदन जब काम करना शुरू करते थे, तो 11 बजे से बैठक शुरू होती थी। 11 बजे के पहले आ जाओ, राष्ट्रगान वगैरह हो जाता था। लोगों से कहा जाता था, सांसदों से, मंत्रियों से, कि आज ये क्वेश्चन पर डिबेट होगी, चर्चा होगी, आपको अपनी बात रखनी है अध्यक्ष महोदय से, तो आप 10 बजे तक रख दो, 10 से 11 के बीच में रख दो। कार्यवाही आपकी 11 बजे से शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, तो 11 बजे से लेकर 12 PM तक का जो 1 घंटा है, इसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर, यानी कि इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। इसमें जो है आपको पहले से 10 दिन 12 दिन पहले आपको अपना क्वेश्चन दे देना है और उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन यहाँ पे होने वाला होता है 11 से 12 के बीच में। और जैसे ही 12 बज जाता है तो घड़ी में टाइम कितना हो जाता है? 0:0 इस टाइम को इसलिए कहा जाता है 0 आवर। 0 आवर का मतलब शून्यकाल। इसके बाद से लेकर जो आपका लंच होता है, लंच मतलब मध्याह्न का जो भोजन अवकाश होता है, उस समय तक, भोजन अवकाश कब होता है? 1 बजे होता है, मतलब 1 PM पर भोजन अवकाश होगा। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है, अर्थात पूरा का पूरा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का जो टाइम होगा, वो टाइम आपका 0 आवर होता है। और यहाँ पे सांसद हमारे देश के जो भी हैं, वो अपनी सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ लगता है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पहले से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भैया उस दिन हम ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो मंत्री वहाँ पे तैयार होके आते हैं। और हर दिन मंत्रालय का सेट होता है कि आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन वित्त मंत्री जी मौजूद रहेंगे, सोमवार के दिन ही वित्त मंत्रालय के सारे क्वेश्चन आप पूछने हैं। फिर शिक्षा मंत्री का दिन है, तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, जिनको शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना उसी दिन। ऐसा नहीं कि आज वित्त मंत्री मौजूद है और क्वेश्चन आप रेल मंत्रालय के पूछ रहे हो। तो ये सारा अरेंजमेंट सुबह 10 से 11 के बीच में अध्यक्ष महोदय कर देते हैं और पहले से बता भी देते हैं कि इस दिन आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा। आज आप क्वेश्चन अपना दे दो, तो आज से 10 दिन 12 दिन के बाद जब भी आपका दिन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो कुल मिला के 0 आवर का मतलब क्या होता है? 0 आवर का मतलब होता है प्रश्नकाल के बाद का समय, और लंच से पहले का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है? शून्य काल। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई चर्चा नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में ये बात का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है कि वो सदन की कार्यवाही को कब से शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, उसके नियम क्या होंगे, ये सब बनाने का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय अपने हिसाब से पूरा टाइमलाइन सेट करते हैं। संसद का एक नियमावली होता है, उन नियमावली के अनुसार पर ये सारा टाइम डिसाइड होता है कि 10 बजे से क्या होगा, 11 बजे से क्या होगा, 12 बजे के बाद क्या होगा। ये सारा का सारा टाइम वहाँ पे सेट होता है। उसी टाइम के हिसाब से हमने 12 बजे का टाइम शून्यकाल 0 आवर का रखा है। ये लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। अब कुछ दिन के बाद हमने तो इसे 1962 से रेगुलर बेसिस पर कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि जब मीरा कुमार बने अध्यक्ष, फीमेल थी, तो उन्होंने इस चीज़ को और रेगुलर कर दिया कि ये रेगुलर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन भी कई हज़ार, 50 60 हज़ार क्वेश्चन पूछे जाने लगे। एक 5 ईयर प्लान में इतने सारे क्वेश्चन आवर में और ये आपके 0 आवर में पूछे जाने लगे। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार उतनी ही ज़्यादा जवाबदेह होगी। तो ये भी चीज़ें अच्छी थी। अब ये मैटर आता है कि ये जो शून्यकाल है, हमसे किसी ने क्या कॉपी किया? यस, नेपाल नाम का एक देश है जिसने भारत से इस चीज़ को कॉपी किया। अपने संविधान में उसने बाकायदे लिखा है कि हमारे यहाँ शून्यकाल होगा। हमारे संविधान में तो नहीं है, मतलब हमने भी अपने बाद के बनने वाले देशों के संविधान में कुछ चीज़ें दी। बहुत से देशों से हमने ली तो हमने दी भी। खैर, आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रश्नकाल से 1 घंटा, प्रश्नकाल मतलब 11 बजे, 11 से 12 गलत हो गया। सत्र का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। प्रश्नकाल और अगले एजेंडे के बीच का अंतराल जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।
प्रश्नकाल और अगले एजेंडे के बीच का अंतराल, इस चीज़ को थोड़ा सा रखते हैं। प्रश्नकाल से 1 घंटे पहले, मतलब 11 बजे से पहले, ये भी गलत है। सत्र का पहला घंटा, ये भी गलत है। प्रश्नकाल इंग्लिश में देख लेते हैं, आर बिफोर क्वेश्चन आर, पहला पूरी तरह से गलत है। द फर्स्ट आवर ऑफ सेशन, पहला घंटा सत्र का बिल्कुल गलत है। इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आर एंड नेक्स्ट एजेंडा, यही आपका सही होगा। दरअसल जो नेक्स्ट एजेंडा है, इसका मतलब आप इसे ये मान के चलो कि लंच के बाद जो संसदीय कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो उसके पहले, क्योंकि 1 बजे तो लंच हो गया, वहाँ तो कोई काम हो ही नहीं रहा, छुट्टी में चाय पियो खाना खाओ, तो उसके बाद एजेंडा अगला शुरू हो जाएगा, जहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि संसद बिल बनाने का काम, कानून बनाने का काम करता है। तो जब हम कानून बना रहे होते हैं तो वो काम हमारा जो हो जाता है वो शुरू होता है 2 बजे 2:30 बजे के बाद। तो उस काम से पहले और प्रश्नकाल के बाद तो 12 से 2 के बीच का टाइम बचा, 1 से 2 चला गया आपका लंच में, तो फिर वही बचा 12 से 1। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। याद रखेंगे कि ये 1962 में लागू किया गया था। किस वर्ष लोकसभा का नाम लोकसभा रखा गया? मतलब हाउस ऑफ पीपुल हुआ करता था, लेकिन फिर इसका नाम बदल के लोकसभा कर दिया गया। मेरे दोस्त, हमारे देश में जो लोकसभा है, अच्छा ये बताओ अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा? बोरिंग तो नहीं हो रहा भाई? पूरा वीडियो देख के जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं, बहुत सारा डिटेल आपको अभी और मिलने वाला है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो 1 लाइनर फैक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, बस आप बने रहो। क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर 1 होगा, आपको कोई भी एक टिक कर दूंगा, इनमें से कोई एक सही होगा, लेकिन वो तरीका नहीं है पढ़ने का। हम उस चीज़ को और ज़्यादा डेप्थ में समझें, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो भी हम समझ लें, तो क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है। तो फिर आओ समझते हैं। हम यहाँ पे बात करें लोकसभा की। लोकसभा का आर्टिकल है 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा जब पहले था तो इसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता था, लोगों का सदन कहा जाता था। अंग्रेजों के यहाँ इसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता था। हाउस ऑफ कॉमन मतलब सामान्य लोगों का घर। और हमारे यहाँ लोकसभा, एक हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था, भगवानों का घर। अपने यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का है? 6 साल का। उनके यहाँ एक बार हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बन जाओ, मरते दम तक वहीं रहोगे, दोबारा चुनाव ना होगी, कोई टेंशन नहीं है। खैर, लोकसभा का आर्टिकल कितना है? लोकसभा का आर्टिकल है 81। लोकसभा हमारी जो पहला चुनाव हुआ वो हुआ 1951 से लेकर 52 तक, और अप्रैल 1952 में हमारी लोकसभा कंप्लीट हो गई। मई में जाके इसने अपनी बैठक भी शुरू कर दी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, कई बार क्वेश्चन आता है लोकसभा के या भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, भारत के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष जाने जाते हैं। तो शुरुआत में इसका नाम क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ पीपुल, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के लोकसभा किया गया। कब किया गया? 1954 में, 1954 में। तब इसकी सीटों की संख्या 500 हुआ करती थी, फिर 525 हुई, फिर 545 हुई। और अगर आज की मैं बात करूं तो लोकसभा का जो साइज है, तो लोकसभा का साइज है वर्तमान में मैक्सिमम 552 लोकसभा के सांसद हो सकते हैं। इसमें पहले नियम ये था कि 2 जो है वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। कितने को? 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। लेकिन ये नियम पहले था, अभी ये नियम 104 नंबर के संशोधन द्वारा, 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2019-20 का। इसमें क्या किया गया कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो लोकसभा की वर्तमान में जो सीट हैं वो हैं 543, और ये सभी की सभी निर्वाचित हैं। ये सभी सीट क्या हैं? ये सभी सीट निर्वाचित है। इस चीज़ को याद रखना है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपकी हैं 245, और 245 में से 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब मनोनीत, और बाकी के 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा का आर्टिकल है 80। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। समय आपका नहीं करूंगा खराब। चिड़िया उड़ जा, कबूतर उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, कबूतर जा। अब चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? मतलब हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है ये क्या करता है? जस्ट अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, वही बात फिर से बता रहा हूं। नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को। कहां से करता है?
आर्ट से, आर्ट मतलब कला से, साइंस से, लिटरेचर से, साहित्य से, और एक है ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और चौथा है सोशल वर्क से, समाज कार्य से। 4 जगहों से राज्यसभा के कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने दिन के लिए मनोनीत करता है? 6 ईयर के लिए, 6 साल के लिए मनोनीत करता है। ये जरूरी नहीं है कि सबसे बराबर बराबर करे, कला से ही सारे हो सकते हैं, साइंस से भी सारे हो सकते हैं, बराबर बराबर हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ये पद्धति कहाँ से ली गई है? उस देश का नाम है आयरलैंड। उस देश का नाम क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? डबलिन। आयरलैंड से भारत एक महिला आई थी 1893 में, जिनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जब भारत आई तो इन्होंने भारत में 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना में मदद की थी। किसमें मदद की थी? होम रूल लीग की स्थापना में मदद की थी। इनका न्यूज़पेपर था मद्रास स्टैंडर्ड, और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया इनकी पुस्तकें भी हुआ करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1893 में आई थी, और इवन एनी बेसेंट ही पहली महिला थी 1917 में 1917 में जिन्होंने कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो आपसे क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट जब 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो वो स्थान कहां पर था जहां पर ये मीटिंग की गई थी? अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत समस्या है तो अभी कमेंट करते जाओ, ताकि हम इस कमेंट को लेकर अगला जो वीडियो बनाए वहां पे ये चीज़ों को हम शामिल कर लें आपके कमेंट का। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु राज्य सूची के अंतर आती है? मतलब स्टेट लिस्ट का कौन सा पार्ट है? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है शेड्यूल। शेड्यूल को कहा जाता है अनुसूची। पहले हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई अनुसूचियां? 12। इसमें से अनुसूची नंबर 7 है जिसे कहा जाता है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र सूची मतलब ऐसी सूची जिस पे जिन विषयों को लिख दिया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में ऐसे विषय लिखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। और एक होता अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल्स पावर, वो कनाडा से ली गई हैं, और उसका मतलब है जो चीज़ें आज हमें नहीं पता है उन पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़े तो वो कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है, उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। केंद्र सरकार के पास पहले 97 थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, जैसे जनगणना, जैसे शेयर मार्केट, जैसे आपका ये हवाई जहाज, जैसे आपका बैंक, जैसे आपका RBI, जैसे आपका फॉरेन रिलेशन, ये केंद्र सरकार इन पर कानून बनाता है। इसी तरह से राज्य सरकारों के पास पहले सब्जेक्ट थे 66, लेकिन अब इनके पास हो गए 61 जिन पर ये कानून बनाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका लैंड ज़मीन से संबंधित, जैसे छोटे छोटे मामले, जैसे आपका ज़मीन बेचने से संबंधित हो सकता है, कारागार से संबंधित हो सकता है, पुलिस व्यवस्था हो सकती है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले हुआ करते थे 47, लेकिन अभी समवर्ती सूची के विषय बढ़कर हो गए हैं 52 जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, फॉरेस्ट। इधर के 5 हटा के इधर जोड़ दिए गए, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। तो अब क्वेश्चन क्या है कि स्टेट लिस्ट में कौन है? शिक्षा समवर्ती का, रक्षा केवल और केवल केंद्र सरकार के पास चली जाती है, आपराधिक कानून ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा एग्रीकल्चर जो है ये आपका केवल और केवल किसमें जाता है? स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसका अर्थ होगा, यदि आर्टिकल नंबर 75 के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो त्याग पत्र है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। वो एक व्यक्ति का नहीं, पूरी की पूरी मंत्री परिषद का होता है, सबका सामूहिक रूप से माना जाएगा। ढूंढ लीजिएगा
केवल प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री नहीं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मंत्री पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक हिस्सा होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ये सब हिस्से किसके होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, मंत्रिपरिषद के। तो केवल इसका नहीं, पूरी की पूरी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या हो जाएगा? रिजिग्नेशन हो जाएगा, पूरे के पूरे पद उनके समाप्त हो जाएंगे। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, शून्यकाल किसके विवेक पर आधारित है? इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। अनुच्छेद 118 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है संसदीय कार्यवाही करने की, बनाने की संपूर्ण जानकारी वो किसके पास है? संपूर्ण अधिकार जो है वो सदन के अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। सदन को कैसे चलाना, सदन में कब छुट्टी देनी है, कितने दिन की छुट्टी देनी है, अगली मीटिंग कब होगी, ये सारा पावर किसके पास होता है? अध्यक्ष के पास। तो जाहिर सी बात है शून्यकाल 12 बजे भी हो सकता है और किसी दिन नहीं भी हो सकता। आज ऐसा भी हो सकता है कि आज भाई शून्यकाल नहीं करेंगे, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरा टॉपिक आ गया है तो उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये सारा का सारा पावर किसके पास चला जाता है? स्पीकर महोदय के पास चला जाता है। ये आज का हमारा पूरा का पूरा क्लास था, जहाँ पे हमने बहुत मन लगा के शांति के साथ बहुत सारी चीज़ें देखी। वीडियो कैसा लगा बताने की ज़रूरत है, आपके कमेंट की ज़रूरत है। और आपको पता ही होगा, जो लोग आज पहली बार मेरा क्लास देख रहे हैं, तो आपसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आप राइस मार्ट का जो एप्लीकेशन है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका डेली का डेली करंट अफेयर, डेली क्लासेस, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, ये सारी क्लासेस वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। कुछ क्लासेस वहाँ पे चलती हैं जो स्पेशल एप्लीकेशन के लिए होती हैं। बहुत सारे पीडीएफ हैं हर सब्जेक्ट के। मैथ्स के बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, और आपका जीएस सीडीपी, आपका टेट का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहें तो टीचिंग से रिलेटेड है, वो सारा का सारा मैटर आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हमारी आईडी है, आप देख सकते हो, RaiSmart.edu करके आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उससे जाइएगा। वहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, तो आप वो पोस्ट भी देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। आपका फीडबैक हमारी जो हमको लगता है कि ये कमियाँ नहीं है, लेकिन जब आप हमें फीडबैक देते हो तो उससे हम और ज़्यादा चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यानी कि हिमांशु यादव को आज के सेशन के लिए दीजिएगा क्या। कल फिर मिलेंगे और फिर एक शानदार क्लास, लाइव क्लास होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कल आ जाऊंगा, तो हम लोग लाइव ही मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आपका दिन शुभ।